नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज हम लाइट के कुछ और फैक्ट पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्रकाश के गुणधर्म या गुण। जैसा कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इसका, आज मेरा सेकंड वीडियो है। लाइट का सेकंड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आए तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दैट मीन्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कोई सरफेस है अपने पास, और इस सरफेस में ये क्या है? आपकी आपतित किरण। यहाँ से प्रकाश आया और इस सरफेस से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गया, तो ये तो हो गई आपतित किरण। क्या हो गई? आपतित किरण, या जिसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मीन्स इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रेज या रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ से ये पॉइंट मिलता है या जहाँ से आपतित होने के बाद परावर्तन होता है इसका, उसको बोला जाता है अभिलंब। उसको क्या बोलते हैं हम? अभिलंब, या नॉर्मल के नाम से जानते हैं इसको, अभिलंब या नॉर्मल। तो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतित कोण या आपतन कोण, और परावर्तन होने के बाद जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आर, या इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा? सबसे पहले मैंने बताया था, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कैसे हैं? एक ही तल में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू क्या होता है? कोण आर। कोण आई इक्वल टू क्या होगा? कोण आर। इसका सेकंड फैक्ट हो गया। और तीसरा फैक्ट होता है इसका, आपतित किरण का वेग परावर्तित किरण के वेग के बराबर होता है। दैट मीन्स इसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जिस वेग से आई थी उसी वेग से क्या हो जाती है? ये लौट जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा? वेग में परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब एक बात और सीख लेते हैं बच्चों, इसमें जो डिफेंस के लेवल से या थोड़ा सा अगर हम डीपली इसको देखना चाहें तो इसमें कई बार पूछता है आपसे कि इसमें विचलन कोण कैसे निकाला जाता है। तो विचलन कोण का मतलब है इसका विचलन होना। विचलन का मतलब है इसको यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, पर ये क्या करती है? ये इस दिशा में चली जाती है। तो ये हो गया आपका विचलन कोण। जहाँ से ये इसका विचलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। ये है विचलन कोण आपका, विचलन कोण, या जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला जाता है इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज करिए इसको मैंने अल्फा से शो कर दिया, तो इसको हम कैसे निकालें? आपको पता है, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो ये टोटल एंगल कितने का है?
180 का। टोटल एंगल कितने का है? 180 डिग्री का है। मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? इसमें मेरे को क्या चाहिए इसमें? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या होगा आपका? टोटल एंगल कितने का है? 180 का। माइनस में क्या करूं? माइनस में यहाँ से आपका ये वाला एंगल माइनस कर दूं। ये वाला एंगल क्या है आपके पास? एक एंगल आई है और एक एंगल आर है। तो आपने अभी देखा था इसमें एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर। तो क्या मैं आई एंगल आर लिख सकता हूँ? आपतन कोण का मान क्या होता है इसमें? परावर्तन कोण के बराबर। तो आई और आई ये कितना हो गया? इसको मैं 2i लिख सकता हूँ क्या? आई और आर एंगल बराबर हैं आपके। आई और आर कैसे हैं? इक्वल हैं। तो आई प्लस आई कितना हो गया? 2i। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 180 माइनस 2i। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला है अपने पास? 180 माइनस 2i। तो i आपको दे रखा होगा आपतन कोण। तो हम बोल सकते हैं इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इतना डिग्री होगा। आइए बच्चों समझ में। चलिए अभी मैंने आपको समझाया है परावर्तन के नियम। अब ये जो परावर्तन होता है आपका कितने टाइप से होता है? जो परावर्तन होता है आपका दो टाइप से होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन। कौन सा होता है? नियमित। नियमित का मतलब है चिकने सतह पर। एक होगा विस्तृत परावर्तन, मतलब ये होगा खुरदरे सतह पर। तो चिकने सतह पर इस प्रकार से होता है, जहाँ से आता है उसी प्रकार चला जाता है। जबकि खुरदरे सतह में क्या होगा? आपतन किसी कोण पर होता है और इसमें परावर्तित अलग एंगल पर होती है। तो ये इस प्रकार से बोल सकते हैं, चिकने समतल पृष्ठ पर और खुरदरे पृष्ठ पर। चिकने समतल पृष्ठ पर आपका कौन सा होगा? नियमित परावर्तन। जबकि खुरदरे सतह पर विस्तृत परावर्तन। विस्तृत का मतलब होता है फैलना, सभी दिशाओं में फैल जाना, बिखर जाना उसका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, देखिए नीचे देख सकते हैं। विस्तृत परावर्तन का मतलब क्या है? विस्तृत परावर्तन का मतलब है खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखरने के प्रभाव को। खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखरने के प्रभाव को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब इसके हम यूज देखते हैं, परावर्तन का कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या इसके उपयोग है। देखिए उपयोग क्या हो गया इसके। पहला उपयोग है इसका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर परावर्तन की घटना से पहुंचता है। पहला एग्जाम्पल परावर्तन का यूज, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर परावर्तन की घटना से पहुंचता है। एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, परावर्तन के कारण हम दर्पण में वस्तुओं को देख सकते हैं। जो आपके दर्पण होते हैं, मिरर बोलते हैं जिसको, तो उसमें परावर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है उसमें? परावर्तन की। जबकि जो लेंस होते हैं आपके, जिनको हम क्या बोलते हैं? लेंस। तो लेंस में आपका क्या होगा? अपवर्तन की घटना होती है। लेंस में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की। और जबकि दर्पण में क्या होती है आपके? परावर्तन की। तो इस प्रकार से हम इसके यूज देख सकते हैं। और एक यूज इसका सिंपल है पार्श्व परिवर्तन में, क्योंकि आपको पता हो तो जो दर्पण होता है, समतल दर्पण एक तरह से तो दर्पण ही है वो। तो दर्पण में क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। दैट मीन्स लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो रोगी वाला वाहन होता है उसमें एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम उसको? उल्टा लिखते हैं, जिससे हमें आगे वाला जो वाहन है, आगे वाली जो गाड़ी है कि ड्राइवर के पास लगा रहता है ये, और जिससे पृथ्वी में क्या बनता है? सही बनता है। सही बनने का मतलब है उसको हम इस प्रकार से आपको नज़र आता है, जिससे पिछले वाले वाहन को क्या मिल जाती है? साइड
मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये क्या है, आपका परावर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। जैसे हम बात करें, अगर आपको पता हो तो इसमें क्या होता है, कोई भी माध्यम ले लिया हमने, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने हवा, एयर ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया वाटर या कांच ले सकते हो आप, गिलास। तो होगा क्या, ये नॉर्मल हो गया आपका, जिसको बोलते हैं हम अभिलंब। तो आपतित किरण यहाँ से आप आई आपकी प्रकाश की, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको सीधा जाना चाहिए था, पर ये क्या नहीं जाती है, सीधी ना जाके ये जो अभिलंब है इसकी तरफ मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। क्यों, जब प्रकाश की किरण अपनी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। और यदि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो सघन माध्यम यहाँ पर कांच हो गया या पानी हो सकता है आपका, और विरल माध्यम में हवा का यूज़ करेंगे। तो सघन से अगर विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर। और जबकि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की पास मुड़ जाती है। आई बच्चों समझ में, पहला फैक्ट ये हो गया इसमें। दूसरा, इसमें भी फैक्ट सेम होगा जो आपने अभी पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन में। कौन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है स्पष्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक बात और सीखिए, जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। लाइट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, निर्वात में। जबकि आपको मैं बोलता हूँ ध्वनि का, साउंड का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, ठोस में, सॉलिड में होती है। किस में होती है, ठोस में, सॉलिड में। या इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टील या फिर एल्युमिनियम में। स्टील धातु जो आपकी होती है, मिश्र धातु होती है स्टील, या फिर एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, जबकि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम। पहला फैक्ट हमने पढ़ लिया है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं आपके, एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट बात इसमें, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे आपने देखा था अभी, ये क्या है, अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है, एंगल आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब क्या होगा, ये अभिलंब है आपका, तो इसको मैं जैसे हवा और इसके लिए गिलास, ये माध्यम कौन सा है, मीडियम, गिलास। तो ये क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो सीधा जाना चाहिए था, पर नहीं, ये क्या हो जाती है आपकी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो अभिलंब के साथ एंगल बना रही है आर। क्या एंगल बना रही है आपका, आर। तो इसमें क्या होगा, जो आपका आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है अलग अलग माध्यमों के लिए। तो हम बोल सकते हैं sin I अपॉन sin R,
ये इक्वल होता है म्यू के, एक अनुपात, और इस अनुपात को बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस नाम से जानते हैं इसको? अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, इसको स्नेल के नियम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? स्नेल का नियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने नोट आउट कर रखा है, इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। आइए बच्चों समझ में। नेक्स्ट, जब प्रकाश की कोई किरण विरल से सघन में जाती है, मैंने बताया था क्या होगा? उसके वेग में कमी होती है, जिसके कारण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन से विरल में जाएगी तो वेग में वृद्धि हो जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। आइए बच्चों समझ में। अब मैं आपसे बोलता हूँ, इसमें अगर प्रकाश की किरण अविलंब के समांतर आए, जैसे हम बात करें, ये तो हो गया तल हो गया और ये अविलंब हो गया आपका नॉर्मल। तो अविलंब के समांतर मान लो प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई थी, आपतित किरण यहाँ से आई थी। अब क्या होगा आपका? अपवर्तन। तो अपवर्तित जो किरण होगी ना, उसमें कोई भी घटना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। जबकि अपवर्तन क्या कहता है? पथ से विचलित हो जाना। अपवर्तन में क्या होता है? जो प्रकाश किरण है वो पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसमें एंगल कितना बनेगा इसका? 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण अविलंब के समांतर प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वापस उसी माध्यम में लौट आती है। अगला फैक्ट जानिए। नेक्स्ट कहता है, जैसे देखो ये मैंने अपवर्तन में समझाया था आपको। यहाँ से जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की तरंगदैर्ध्य, वेग और ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तरंगदैर्ध्य, वेग और ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन। पर आपको आए कि परिवर्तन किस में नहीं होता है? तो याद रखना, आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो परिवर्तन किस में होगा? याद रखना है। और परिवर्तन किस में नहीं होगा? तो परिवर्तन किस में होगा आपको याद रखना है? तरंगदैर्ध्य में, वेग में और एनर्जी में, ऊर्जा में। परिवर्तन किस में नहीं होगा? आवृत्ति में। आई बच्चों समझ में। और हम इसकी बात करें आगे, तो कांच के स्लैब से मैंने अपवर्तन शो कर रखा है इसमें। ये कांच की स्लैब है आपकी और कांच की कोई पट्टिका है, स्लैब मतलब पट्टिका। तो इसमें अगर यहाँ से कोई किरण आएगी तो यहाँ से क्या हो रहा है? विरल से सघन। विरल से क्या हो रहा है? सघन। अब यहाँ से जब होगा, यहाँ से आई फिर सघन से विरल, तो दोनों इसमें घटनाएं मैंने आपको बता रखी है। आई बच्चों समझ में, आपतित किरण और अपवर्तित किरण की। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं हमसे कि इन पदार्थों का अपवर्तनांक कितना होता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। तो मैं एक टेबल आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल में हम देख सकते हैं, जैसे निर्वात के लिए याद रखना, जो परावर्तन या जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। और वायु के लिए 1.0003 होता है, जबकि वाटर के लिए 1.33 होता है। केरोसिन के लिए 1.44 होता है। इसको याद रख लो, मोस्टली इनको याद रख लो। या फिर कांच के लिए और एक हीरे के लिए, डायमंड के लिए पूछा गया है। एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हीरे के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है 2.42। 2.42 कितना होता है हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान? 2.42। कांच के लिए 1.50।
कांच के लिए कितना होता है 1.50 और केरोसिन के लिए 1.44। ओके, नोट, इम्पोर्टेंट नोट है, याद रखना है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्ध्य पूछ ले आपसे सबसे अधिक किसका है, लाल रंग का, और सबसे कम पूछ ले आपसे तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का, वॉयलेट। किसका, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसीलिए लाल रंग का उपयोग हम खतरे के निशान के रूप में करते हैं, या कोई भी सिग्नल हमें शो करना है खतरे का, उसमें लाल रंग का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है उसकी। आवृत्ति सबसे कम किसकी है, लाल रंग की। सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, सर्वाधिक आवृत्ति की बात करें तो बैंगनी रंग की है। ओके, एक बात और देख लीजिए, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या बताया था मैंने, सबसे कम बताया था, जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हमने एक बात सीखी थी यहाँ पर, फिर से समझा देता हूँ आपको मैं। एक तो आता है आपका तरंग दैर्ध्य और एक आता है अपवर्तनांक। तो सबसे पहले लाल रंग, तो याद रखना लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य जो होता है वो अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिकतम, जबकि अपवर्तनांक होता है मिनिमम। अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी के लिए बात करूं मैं, तो बैंगनी के लिए क्या होगा, बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है, न्यूनतम, जबकि अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम। अपवर्तनांक क्या होगा इसका, अधिकतम। या फिर आवृत्ति की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, आवृत्ति की, तो आवृत्ति का फैक्ट भी जो ऐड कर सकते हैं इसमें हम, फ्रीक्वेंसी का। तो आवृत्ति में क्या होगा, अगर आवृत्ति की हम बात करें तो लाल रंग के लिए क्या होगी आवृत्ति, लाल रंग के लिए आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, कम होगी। जबकि बैंगनी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, अधिकतम होगी। आई बच्चों समझ में, इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको। या फिर आप इसको एक टेबल से याद कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से, यहाँ आप लिख दो विबग्योर, क्या याद कर लो आप, विबग्योर। सबसे पहले वी, बैंगनी, बैंगनी रंग, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य है आपकी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि आवृत्ति घटेगी। आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। आई बच्चों समझ में। अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन के हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, क्वेश्चन आ जाए आपको, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का। सेकंड, पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, जल के अंदर मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी एग्जाम्पल प्रकाश के अपवर्तन का है। प्रकाश के अपवर्तन में एक बात आप याद रखना, एक फैक्ट, इसमें क्या होता है, मोस्टली झूठी घटना होती है, मतलब इसमें सच्चाई नहीं होती इन घटनाओं में। तो झूठी घटना जहाँ पर भी आपको लगे तो मोस्टली उनको आपको प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण मानना है। जैसे इसमें पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, क्या रियल में ऐसा है, नहीं है,
सिक्का तो नीचे ही है पर वो झूठी घटना दिख रही है, हमें वहम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन है। या नेक्स्ट बोल सकते हैं हम, द्रव में अशांत डूबी हुई सीधी छड़का टेढ़ी दिखाई देना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सूर्योदय के कुछ समय पहले, सूर्योदय कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। मोमबत्ती की लौका हिलते हुए दिखाई देना, तो ये भी झूठी घटना है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसमें कि ये प्रकाश के अपवर्तन के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और फैक्ट जानते हैं हम। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इन सभी का मतलब निचोड़ या फिर जिसको मैं बोलूँ इन सब से जितने भी फैक्ट निकले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं। कैसे, देखिए इन फैक्टों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है तथा प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। सीधी रेखा में क्या करते हैं, गति, और इन सूक्ष्म कणों को फोटोन कहा जाता है। तो सर्वप्रथम किसने बताया था, प्रकाश एक कण के रूप में होता है या सूक्ष्म कणों के रूप में है जिनको फोटोन कहते हैं और सीधी रेखा में गमन करता है, न्यूटन ने बताया था। और आपको आ जाए तरंग सिद्धांत किसने बताया था प्रकाश का, प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है, ये बताया था हाइगेंस ने। किसने बताया था, हाइगेंस ने। और प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण का मतलब है प्रकाश की किरण, इसमें क्या होती हैं, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण आकर मिल जाती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर या तो उजाला हो सकता है या फिर वहाँ अंधेरा हो सकता है, चमक हो सकती है वहाँ पर या डार्क हो सकती है, इसको बोलते हैं व्यतिकरण। और ये सबसे पहले किसने बताया था, थॉमस यंग ने। किसने बताया था, थॉमस यंग ने। यंग ने क्या किया था, द्विस्लिट प्रयोग किया था, एक पर्दे पर प्राप्त किया था उसको, तो देखा था कहीं पर डार्क आ रहा है कहीं पर ब्राइट आ रहा है, कहीं पर डार्क आ रहा है कहीं पर ब्राइट आ रहा है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम जाने, प्रकाश क्या एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अगर इसका सिद्धांत पूछे तो मैक्सवेल ने दिया था। ये सारे सिद्धांत याद रखने आपको, एक सिद्धांत एग्जाम में कन्फर्म आता है। तो मैंने 4-5 फैक्ट बताए आपको। प्रकाश कण के रूप में किसने बताया, न्यूटन साहब ने। तरंग के रूप में किसने बताया, हाइगेंस ने। प्रकाश के व्यतिकरण को किसने समझाया, थॉमस ने। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका गणित रूप किसने दिया, मैक्सवेल ने। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कि प्रकाश एक क्वांटम के रूप में होता है, ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। किसने बताया था, मैक्सवेल ने। इसकी एक समीकरण भी दी थी इसने, E=h के फॉर्म में। और अगला फैक्ट देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग हमें दिखाई देता है, या जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रीट। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम टाइम कितना होता है, अधिकतम समय 460 सेकेंड। आपको आ जाए सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, याद रखना है आपको, 460 सेकेंड होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, अमावस्या के दिन। जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है आपका, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। ओके बच्चों, एक बात और याद रख लो, यहीं से थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है आपका, अर्थ, मून और सन। तो इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है आपका, चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अर्थ और सन के मध्य में क्या आ जाता है, मून, चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में। और यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाती है, पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है आपका, चंद्र ग्रहण। और ये क्या होगा, सूर्य ग्रहण। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आपका, एक कटा हुआ हीरा प्रकाश के
पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको आ जाए हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी बोलते हैं जिसको सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो आपने देखा होगा वो एक इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ती है। सातों रंग चमकते हैं उसमें, सातों रंग आते हैं उसमें। तो इसका मतलब क्या है? उसका कारण है, इसकी व्याख्या अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन परावर्तन होता है और विवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इंद्रधनुष में भी यही वाली घटना होती है आपकी। अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। तो इंद्रधनुष भी आपके वैसे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी जो रेनबो होता है वो अधिक चमकीला होता है और जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो आपका कम चमकीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। कब? ये फैक्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आपतन कोण क्या होना चाहिए आपका? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। याद रखना है, आपतन कोण जब अधिक होगा किससे? क्रांतिक कोण से, तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ओके। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन आ जाए इंद्रधनुष का कारण क्या है, तो हमें वहाँ बताना है अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा जिसको मिरेज बोलते हैं, इसकी घटना किसके कारण संभव है? तो हमें क्या बताना है इसमें बताना है हमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या बनती है? मृग मरीचिका। या मृग को एक क्या हो जाता है? वहम हो जाता है कि यहाँ पर क्या है? पानी है, तो वो उसकी तलाश में घूमता रहता है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। वो एक झूठी घटना है एक तरह से। पर इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना भी इसी के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या किसी कांच की कोई ट्यूब है, उसका टूटा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, इसमें भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट एंड फाइनल। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पूरा देखना है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट का, एंडोस्कोपी की तकनीक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बहुत सारी घटनाएं हैं। एंडोस्कोपी, मृगमरीचिका, या फिर हम और बोल सकते हैं इसमें किसी हीरे का चमकना या किसी कांच का टूटा हुआ है वो उसको चमकना। तो इस प्रकार से आज मैंने दूसरा लेक्चर बनाया था। तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। ओके, थैंक्स।